हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग शाम को केमिस्ट्री का एक टॉपिक लाते, एक सेशन चला रहे हैं अभी हम लोग केमिस्ट्री का, जिसका नाम है विष में दम। क्या? विष में दम। इसमें आज हम लोग इसका एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम लोग आइसोटॉप आइसोबार के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग एक आगे वाला टॉपिक शुरू करेंगे। और इसमें क्या है कि आप लोग को 20 क्वेश्चन बताते हैं और लास्ट में 5 क्वेश्चन क्या करते हैं, आप लोग से पूछते हैं। उसका जवाब देना रहता है कमेंट बॉक्स में। अगर उसका पूरा डिटेल आप लोग जानते हैं तो पूरा डिटेल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखा कीजिए ताकि याद रहे। लिखने से कुछ भी चीज़ याद हो जाता है जल्दी से। ठीक, तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्या? केमिकल बॉन्डिंग। क्या? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन आज हम लोग का टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें आप लोग को कि H2O स्टडी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना। जो नए लोग जुड़े हुए हैं अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो सब्सक्राइब किए हैं और नोटिफिकेशन नहीं बेल दबाएं तो उसको नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लास्ट तक देखा कीजिए वीडियो। ठीक, और आप लोग से एक सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या है इसमें? तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। केवल आपको पेमेंट करना है 200 रुपया, केवल 200 रुपया। इसके बदले ऐसे ही केवल सपोर्ट नहीं मांग रहे, इसके बदले हम आप लोगों को पीडीएफ देंगे, और ये ऐसा पीडीएफ देंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, बहुत हेल्पफुल हो। जिसमें आप लोगों को फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, और बायो कंप्यूटर ये सब एक्सटर्नल में है। ठीक, तो ये सब भी दिया जाएगा। और इसमें क्या है कि शॉर्ट नोट्स भी दिया जाएगा, और हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और वहाँ से पेमेंट का पीडीएफ भेज दीजिएगा, सक्सेसफुल होगा तो। और अगर मान लीजिए आप लोग पेमेंट नहीं करना चाहते, थोड़ा सा बता रहे हैं, अगर आप लोग पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोगों को दिमाग में होगा कि हमको पेमेंट नहीं करना है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या करना है कि उसका रीज़न नीचे लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रीज़न लिख दीजिएगा कि आखिर पेमेंट क्यों पेड नहीं करना चाह रहे हैं। पैसा नहीं है, या और कोई रीज़न है कि मतलब ऐसे ही कि नहीं हमको करना ही नहीं है। जो भी रीज़न होगा नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ऑफलाइन में। ठीक, ताकि हम पढ़े तो आप लोग का प्रॉब्लम हम समझ सकें कि हाँ आप लोग का ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आप लोग का प्रॉब्लम समझेंगे तब तो हम भी आप लोग के अनुसार चलेंगे। तो देखिए क्या है, ये केमिस्ट्री है, इसमें 20 में दम 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 20 क्वेश्चन रहता है उसको, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में रहता है, केवल एक फॉर्मेट नहीं रहता है, या हिंदी या इंग्लिश, ऐसा नहीं, दोनों फॉर्मेट में है। ठीक, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है धनायन तब बनता है जब, मतलब कोई भी वस्तु धनायन पॉजिटिव कब बनेगा, वही बोलता है केटायन इज फॉर्म्ड व्हेन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तब वो धनात्मक बनता है। या परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, द एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, या परमाणु पर बाहर से धन आवेश आता है। एटम पे बाहर से क्या रहता है, आउटर साइड से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, या परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलता है। तो इसका रीजन क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट धनायन कब बन जाता है, केटायन कब बन जाता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। तो उसमें जो प्रोटॉन की मात्रा है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और प्रोटॉन जितना है उतना ही रहता है, जिसके चलते ये धनात्मक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या बोलता है, ऋणायन तब बनता है। शुरू में हम लोग धनायन पढ़े, केटायन, अभी बोलता है क्या, एनायन इज फॉर्म्ड व्हेन। अब ऋणायन कब बनेगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो, या परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देने से जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो, या परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, या परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलता है। तो इसका रीजन क्या होगा कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगा तो खुदे है क्या, वो खुदे ऋणायन उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ेगा और दोनों में बराबर होता है तो उसकी वही न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर एक का मात्रा बढ़ गया तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो अपने आप को पॉजिटिव या निगेटिव कहलाना शुरू कर देता है। यही है। ठीक, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला बोलता है क्या है कि आयनों से बने हुए कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है। जितना भी
आयन से बना हुआ है, जितना भी आयन से बना हुआ है उस कंपाउंड का नॉर्मल नेम का क्या है। जैसे सोडियम क्लोराइड ये आयन से बना हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड ये आयन से बना हुआ है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस। आयन कहने का मतलब क्या कि जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों मिल के बन रहा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। तो आयन से कौन सा बना हुआ है, वैद्युत संयोजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव या सहसंयोजक, कोवैलेंट बॉन्ड या उप सहसंयोजक, सब कंपोनेंट या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो आयन से बना हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक, इलेक्ट्रोनिगेटिव। और कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है। पार्टनरशिप जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करें तो क्वेश्चन 3 का क्या बोला था, आयन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वैद्युत संयोजक। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, थोड़ा सा छोटा करते हैं और आप लोग भी आंसर देते रहिएगा कि क्या कौन सा आंसर होगा। सो अगला क्या बोलता है, एक आयनिक बॉन्ड बनता है जब, मतलब एक आयनिक बॉन्ड कब बनता है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन, संयोग करके परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, यानी एक दूसरे के साथ संयोग करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो प्राप्त करेगा, या संयोग करके परमाणु इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करेगा, या एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, या दो धातु तत्व परस्पर अभिक्रिया करती है। मतलब जो ये आयनिक बॉन्ड है वो बनता कैसे है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये एक धातु तत्व का संयोग दूसरा अधातु से होता है। मतलब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल से क्या करता है, दोनों मिलता है, इसके बाद ही आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे देखिए Na+ और Cl-, Na क्या है, सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। जब दोनों आपस में मिलता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, और ये सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके बाद देखिए अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि विद्युत संयोजी बंध यानी इलेक्ट्रिकल वैलेंस बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब बोल रहा है विद्युत संयोजी बंध कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, विद्युत संयोजी बंध कैसे बनता है। तो धनाविष्ट आयन, केवल इलेक्ट्रिक के बारे में बोल रहा है तो केवल पॉजिटिव का तो बात होगा नहीं। अगला बोलता है ऋणावेशित आयन, तो केवल निगेटिव से बात भी नहीं होगा। जब तक दोनों नहीं मिलेगा तब तक प्रोसेस नहीं होगा, आगे का काम शुरू नहीं होगा। तो विद्युत संयोजी बंध बनता है कब, जब विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, यानी जब बिटवीन इन्वर्स आयन, जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन एक दूसरे के साथ मिलेगा तो विद्युत संयोजी बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्या बोलता है, 6 क्या बोलता है, सो देखिए 6 बोलता है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयोनिक बॉन्ड नहीं है। निम्नलिखित कंपाउंडों में से किसमें आयोनिक कंपाउंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव द आयोनिक बॉन्ड। मतलब आयोनिक बॉन्ड कहने का मतलब कि कौन इसमें ऐसा कौन इसमें कंपाउंड है जो प्लस माइनस के रिएक्शन के थ्रू नहीं बना हुआ है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें तो प्लस माइनस मिलेगा ही, क्योंकि पोटेशियम और नाइट्रोजन, कैल्शियम क्लोराइड ये भी कैल्शियम क्लोरीन धातु और धातु दोनों है। सोडियम क्लोराइड ये भी आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन मेथेन CH4 ये क्या है, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है। तो ऑप्शन डी इज इसका करेक्ट आंसर होगा, 6 का डी। अगला देखिए अगला क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंध है। अबरी बोलता है निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंध है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स हैज एन इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड। तो CCl4 नाइट्रोजन, CH4 मेथेन या कैल्शियम क्लोराइड। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है नाइट्रोजन, ये है मेथेन या ये कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा अणु है जिसमें विद्युत संयोजक बंध उपस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा हो जाएगा, ये कैल्शियम क्लोराइड है। इसी में देखिए एक कैल्शियम है और एक क्लोरीन है, इसी में ना प्लस माइनस मिलेगा, और जहाँ पे विद्युत संयोजक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ प्लस माइनस मिलेगा ही। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए इसमें क्या करना रहता है कि मान लीजिए जो याद है वो याद, अगर नहीं याद है तो लॉजिक लगा सकते हैं। हम हर एक चीज़ का लॉजिक बताएं, इसका थ्योरी भी पढ़ाए हुए हैं। आयोनिक बॉन्ड का जो केमिकल बॉन्ड है इसका हम थ्योरी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो थ्योरी देख सकते हैं। थ्योरी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या नहीं तो प्ले लिस्ट, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिंक मिले तो प्ले लिस्ट से देखिए, वहाँ पे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं, उसमें लिखा हुआ है केमिकल
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऐसे करके लिखा हुआ है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें जाइएगा तो सब अंदर आयोनिक बॉन्ड का एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसमें अच्छा से लॉजिक के थ्रू समझाया हुआ है। अगला बोलता है निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंध है। फिर से बोलता है कि वैद्युत संयोजक बंध इसमें से किसमें है, ऑक्सीजन, मीथेन, CH Cl3 या सोडियम ब्रोमाइड। तो ये तो सोडियम ब्रोमाइड में ही होगा क्योंकि इसी में धातु अधातु प्लस माइनस है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो सी क्यों नहीं होगा, देखिए इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, सब तो अधातु है, इसमें भी वही दशा, इसमें भी वही दशा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए 9 क्या बोलता है, 9 बोलता है अब सहसंयोजकता क्या होता है। अब देखिए अब बोलता है कोवैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी क्या होता है। तो कोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एक दूसरे को ट्रांसफर कर देना, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, या इलेक्ट्रॉनों का न स्थानांतरण होता है न साझेदारी, फिर इलेक्ट्रॉनों का क्षय होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी संयोजकता कोवैलेंसी के बाद बात आता है तो वहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन का बराबरी साझेदारी होता है, जितना हम दे रहे हैं उतना तुमको भी देना है, बराबरी दोनों में पार्टनरशिप होगा तभी ये कोवैलेंसी होगा, तभी कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है इसी के थ्रू। कोवैलेंट बॉन्ड में भी क्या होता है, दोनों जब हम आधा दे रहे हैं तो तुमको भी 50-50 लगाना होगा, तभी काम बनेगा। 50-50 शेयर करो तब बिजनेस स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं होगा। तो सहसंयोजकता में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन का बराबर की साझेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए 10 क्या बोलता है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 10 क्या बोलता है सो देखिए, बोलता है कि जब एक ही तत्व यानी जब एक ही एलिमेंट के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट है और इस एलिमेंट के दो परमाणु क्या है, दो परमाणु आपस में मिल रहे हैं, तो उनके बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, उनके बीच किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। सबसे पहले देखिए एक ही एलिमेंट है और इसका मतलब एक ही एलिमेंट है, मतलब ये एक ही एलिमेंट करने का मतलब क्या है, ये है बाप हैं, ये पापा जी हैं और इसका दो बेटा है, एक ये है बेटा और एक ये है बेटा, ये दोनों आपस में मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है, तो ये जो दोनों बेटा है आपस में मिलने के बाद वो कैसा बिहेव करेगा, साथ में रहेगा या बंटवारा कर लेगा, यही इसी तरह से बोल रहा है। तो बोलता है क्या है कि एक ही एलिमेंट के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही एलिमेंट है और उसका दो परमाणु अलग अलग है और वो दोनों आपस में मिल रहा है तो वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो किस प्रकार का रहता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला बोलता है मीथेन अणु में मीथेन मोलिक्यूल कैसा बॉन्ड बनाता है, मीथेन मोलिक्यूल कैसा बॉन्ड बनाता है, द्विसंयोजक बॉन्ड मतलब बायवैलेंसी बॉन्डिंग, त्रिसंयोजक बॉन्ड, ट्राइवैलेंट बॉन्ड या एकल सहसंयोजक बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एकल सहसंयोजक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है, कैसे सो देखिए, ये जो CH4 है इसमें क्या आता है, यहाँ कार्बन एक रख देते हैं, इधर एक हाइड्रोजन दे देते हैं, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक ऊपर हाइड्रोजन। तो देखिए सब जगह क्या हो रहा है, सिंगल ही बॉन्ड बन रहा है और सब एकल है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला बोलता है कि इथिलीन, अब देखिए अब बोलता है इथिलीन अणु की प्रकृति कैसी होती है। ये जो इथिलीन है आप लोग को बताना है कि इथिलीन का फार्मूला क्या होता है, क्या इथिलीन का फार्मूला क्या होता है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो पूछता है कि इथिलीन अणु की प्रकृति होती है कैसी होती है, इथिलीन मोलिक्यूल हैज द शेप ऑफ, सॉरी प्रकृति नहीं, उसकी आकृति कैसी होती है, एक रैखिक मतलब नॉन लीनियर या चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल या समतल त्रिकोणमिति या प्लेन ट्रायंगुलर या अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल, कैसा होता है इथिलीन अणु की आकृति कैसा होता है, तो किस टाइप का होता है, समतल त्रिकोणीय समतल त्रिकोणीय शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्या बोलता है 13, निम्नलिखित में से किस कंपाउंड की आकृति चतुष्फलकीय है। अभी बोलता है कि इसमें से 4 को कंपाउंड दिया हुआ है, चारों कंपाउंड में से किसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल शेप का है। तो 13 का कौन सा ऐसा जो टेट्राहेड्रल का नाम ले रहा है, इसका मतलब क्या कि टेट्राक्लोराइड ही होगा।
तो 13 का क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ये अमोनिया का किस टाइप का सैप होगा, जल का किस टाइप का सैप होगा, एसिटिलीन का किस टाइप का सैप होगा। यहाँ से तो ये भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, अमोनिया का किस टाइप का सैप होता है, अमोनिया का ट्रायंगुलर पिरामिड टाइप का सैप होता है। याद रखिएगा, अमोनिया का कैसा रहता है, ट्रायंगुलर पिरामिड टाइप का, PYRAM पिरामिड टाइप का रहता है सैप ट्रायंगुलर का। सॉरी, अमोनिया का। कार्बन टेट्राक्लोराइड किसका, इसका सैप कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। फिर एक बंधा बचा जल। अब इस जल का कैसा सैप होता है, तो जल को लेविस स्ट्रक्चर जनरली बोला जाता है। कैसा, लेविस स्ट्रक्चर। तो इससे याद कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में मिला तो लेविस स्ट्रक्चर मार सकते हैं। अब बचा क्या, एक एसिटिलीन। अब एसिटिलीन का कैसा सैप होता है, तो ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन का कैसा सैप होता है, लीनियर होता है, रैखिक होता है एसिटिलीन का सैप। अब आप लोग को यहाँ से बताना है कि एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है। क्या, एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, जितना भी पूछ रहे हैं उस सब बताना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं है। तो इसको भी बताना है कि ये एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है। अगला देखते हैं 14 क्या बोलता है। सो देखिए, अगला 14 बोलता है ना कि ससंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं क्यों। जो कोवैलेंट बॉन्ड है, जिस टाइम हम बॉन्ड पढ़ा रहे थे उस टाइम कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड दोनों के बारे में बताए थे। तो वहाँ पे हम जिक्र किए थे कि कोवैलेंट बॉन्ड है उसका क्यों रीजन, क्यों उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और उसका बॉइलिंग पॉइंट है आखिर क्यों कम होता है, इसके बारे में हम वहाँ जिक्र किए थे। अगर वो वीडियो जो देखे होंगे उन लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन लोग तो बता ही देंगे। तो 14 का क्या हो जाएगा, क्यों ऐसा होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड है उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसका रीजन, ये कम क्रियाशील होते हैं। ये सूटेबल रीजन नहीं है। जल में इसका आयनन नहीं होता है, ये प्राय जल में विलय होते हैं। इसका अंतराणविक बल कमजोर होता है। जो इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, इसका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो क्या रहता है, वो कम होता है, जिसके चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाता है, दोनों कम हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 14 का डी। अगला देखते हैं 15, बोलता है सोडियम क्लोराइड में होता है। अब सोडियम क्लोराइड में कैसा बॉन्ड होता है, शुरू से ही बता रहे हैं। सोडियम क्लोराइड में किस टाइप का बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। 15 का ये तो हो नहीं सकता। उप सहसंयोजक बंध, ये भी हो नहीं सकता। वैद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड इज राइट आंसर। 15 का ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसमें प्लस माइनस दोनों मिलकर बनता है। अगला क्या बोलता है, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। और ऊपर ही किधर गया रे, हाँ छोटा हो गया बहुत। अगला बोलता है जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है, मतलब जब जहाँ पे भी एक केमिकल बॉन्डिंग का निर्माण होगा तो क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में ऊर्जा हमेशा वो एब्जॉर्ब करता है। जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा, वहाँ पे ऊर्जा हमेशा वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है, एब्जॉर्ब करता है, या ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त, या ऊर्जा उससे एनर्जी हमेशा बाहर में रिलीज होता है। ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उससे अधिक निर्मुक्त होता है, ऊर्जा न अवशोषित होता है न। तो हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पे भी केमिकल बॉन्डिंग होगा तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन में तो एनर्जी क्या होता है, हमेशा रिलीज होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 16 का ऑप्शन बी। अब आता है 17, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणु की आकृति कैसा होता है। क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणु की आकृति कैसा होता है, 17 अभी जस्ट बताया। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणु की आकृति कैसा होता है, द शेप ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मोलिक्यूल इज पिरामिडल। नहीं, ये पिरामिडल किसका शेप होता था, ये तो अमोनिया का पिरामिडल शेप होता है, वर्गाकार का नहीं, ये चतुष्फलकीय है। क्या है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु का आकृति कैसा था, चतुष्फलकीय था। तो 17 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 18 क्या बोलता है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है। CH4 यानी मेथेन, पानी, NH3 अमोनिया, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। तो किसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, 18 का कौन सा होगा, किसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं है। तो 18 का ये जो CH4 है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए को ही रखा गया। अगला बोलता है 19 क्या बोलता है कि निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है। फिर से बोल रहा है, अब कौन सा इसमें कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, उपस्थित है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या हाइड्रोजन ब्रोमाइड में या हाइड्रोजन आयोडाइड में, किसमें हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? तो 19 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड विद्यमान है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये सब जो याद नहीं होगा उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो परेशानी नहीं होना चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सभी लोग टेस्ट सीरीज़ खरीदिए, उसमें आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे ही नहीं हम आप लोग को बोल रहे हैं, अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा इतना पसीना छूट रहा है इतना ना कि मत कहिए, पूरा भीग गए हैं। अगला क्या बोलता है? रैखिक संरचना वाला अणु है और बोलते हैं कि पंखा क्यों नहीं चालू करते हैं? पंखा चालू करेंगे ना तो आवाज़ ही इतना आप लोग को आएगा ना कि मेरा आवाज़ तो पक्का है कि सुन नहीं पाइएगा, तो आवाज़ सुनाई देगा पंखा का, इसलिए पंखा बंद करके रिकॉर्ड करते हैं, बहुत मेहनत होता है। अगला क्या बोलता है? रैखिक संरचना वाला अणु है, इसमें से कौन लीनियर स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है? ए मॉलिक्यूल विथ लीनियर स्ट्रक्चर, इसमें से किसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड? तो इसमें से लीनियर स्ट्रक्चर किसका है? 20 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर होता है। और आप लोग को बताना है NO2 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, SO2 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो 20 क्वेश्चन क्या हुआ? 20 क्वेश्चन तो आज खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे क्या क्या 20 के दम में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोग को बताना है, जितना पूछे उतना तो बताना ही है, इसके अलावा और क्या क्या बताना है सो देखिए। 25 क्या बोलता है, सॉरी 21 क्या बोलता है ना कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्यों? इसका रीजन बताना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड क्या होता है? प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड दुर्बल होता है, हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु सगुणित हो जाते हैं, या हाइड्रोजन क्लोराइड एक दुर्बल अम्ल है। क्या रीजन होगा? 21 बताना है आप लोगों को। ठीक, 22 क्या बोलता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl में पाया जाने वाला आबंध कैसा है? NH4Cl में कैसा बॉन्ड पाया जाता है? द बॉन्ड फाउंड इन NH4Cl, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या सब कोवैलेंट बॉन्ड, इनमें से सभी। NH4Cl ये बताना है कि 22 का कौन सा आंसर होगा। ठीक, अगला क्या बोलता है? अगला देख लेते हैं। अगला बोलता है कि जल की अधिक क्वथनांक का क्या कारण है? जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका आखिर रीजन क्या है? इसका स्पेसिफिक हीट अधिक होता है, ये एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका एक अधिक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जल के अणुओं का जो वियोजन है, डिसोल्यूशन है, वो कम होता है, या जल के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो क्या रीजन है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? ये बताना है आप लोग को। 23 इसके बाद 24 क्या बोलता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड, जो लिक्विफाइड सोडियम क्लोराइड है वो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? फ्लो करने लगता है। तो आखिर उसका रीजन क्या है कि पानी में घोलते ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन, मुक्त अणु, फ्री मॉलिक्यूल, फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या सोडियम और क्लोरीन एटम्स? क्या रीजन है ये भी बताना है। 24 और 25 ये लास्ट है, ये भी बताना है आप लोग को। ससंयोजिक यौगिक का उदाहरण है, इसमें कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है? कोवैलेंट कंपाउंड इसमें से कौन सा वो बताना। पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम ऑक्साइड, CH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH2। तो इसमें से 20 क्वेश्चन तो हम बताएं, 20 क्वेश्चन में जो जो भी फॉर्मूला पूछे उसको बताना, और ये जो 5 क्वेश्चन करवाएं उसको भी जरूर आप लोग को नीचे कमेंट करना है। और क्या करना है कि आप लोग प्ले लिस्ट से सभी वीडियो देखिए, क्या प्ले लिस्ट से सभी वीडियो देखिए, इसका थ्योरी वहाँ पे सब पढ़ा चुके हैं। ठीक, और जो रैंक इम्प्रूवमेंट कोर्स है उसको सभी लोग परचेज कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके परचेज कीजिए, बहुत लोग परचेज कर रहे हैं। और जो अभी तक नहीं कर पाए उन लोग भी कीजिए। ये मत देखिए कि लास्ट दिन हम पेमेंट करेंगे, लास्ट दिन से पहले ही कर दीजिएगा तो मेरे को आसान होगा। क्योंकि अगर आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं तो मेरे को भी सोचिए, मेरे बारे में भी सोचिए कि अगर लास्ट दिन आप लोग पेमेंट कीजिएगा तो फिर मेरे को सबको एक जगह करना, सबको जोड़ना है तो टाइम लगता है बाबू लोग। तो बाबू भाई साहब जो भी बोलना है, जो भी सोचिए आप लोग। तो ज़्यादा पेमेंट नहीं है, बस 200 रुपया पेमेंट है, पेमेंट कर सकते हैं ताकि हम जो भी मेरा एक रजिस्टर है उसको हम मेंटेनेंस कर लें।
और जो भी आप लोग को 20 के बाद यानी 21 से प्रॉपर तरीका से सब चीज़ करवाना शुरू कर दे। ठीक, बस आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा, वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक कीजिएगा। जो नए लोग जुड़े हुए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नए लोग होंगे उन लोग और नए लोगों को ज़रूर जोड़िएगा। ठीक, और सभी लोग कोर्स खरीदिए। थैंक यू, बाय।